हेलो फ्रेंड्स, एसएमई आईपीओ आज के दिन काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ चुके हैं। इन्वेस्टर्स, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो इन आईपीओ में काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मैक्सिमम सारे के सारे एसएमई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, यहां तक कि रिसेंट के कुछ आईपीओ में तो 400 से लेकर 500 टाइम्स के ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल चुके हैं। अब इतना ज्यादा हाइप क्यों बना हुआ है? इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इन आईपीओ में इतनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहा है? इसका एक सिंपल रीजन फैक्ट के साथ बताऊं तो वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जो इन आईपीओ ने पिछले 2 से 3 सालों में इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इस साल के बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ की बात करें तो रचना इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन्वेस्टर्स को 700% से ज्यादा के रिटर्न्स दे दिए हैं। एम्पिरियल एंड जयंत में ऑलमोस्ट 600% से ज्यादा के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल चुके हैं। बाकी के 3 आईपीओ में भी आप देख सकते हो 400% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को वाईटीडी बेसिस पे मिल चुके हैं। अब इतने शानदार रिटर्न्स को देखकर आप ही बताइए कौन इन्वेस्टर इन आईपीओ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा डाउट अब यहां पर यह आता है कि एक तरफ तो लोग बोल रहे हैं कि ये आईपीओ बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं एंड दूसरी तरफ सब्सक्रिप्शन के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिटर्न्स भी देखें तो शानदार रिटर्न्स इन आईपीओ में मिलते जा रहे हैं। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा डाउट्स इन्वेस्टर्स के माइंड में बना हुआ है एसएमई आईपीओ को लेकर। तो मैंने क्या किया है, आपके सारे डाउट्स को एक एफएक्यू के फॉर्म में कंपाइल किया है एंड आज के वीडियो में एक एक करके आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एसएमई आईपीओ आखिर होते क्या है? ये मेन बोर्ड आईपीओ यानी कि एलआईसी का आईपीओ हो गया या फिर डीसीएक्स सिस्टम, बीकाजी फूड्स, ये जितने भी बड़े आईपीओ हैं उन आईपीओ से एसएमई आईपीओ किस तरह से डिफरेंट होते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट आता है कि इन आईपीओ की एनालिसिस किस तरह से की जाती है। देखिए, जो बड़े आईपीओ होते हैं यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनके इंफॉर्मेशन पब्लिकली इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो छोटे आईपीओ होते हैं ये बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनीज होती है, तो यहां पर रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको सारे इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिल पाते हैं। तो क्या वो वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां से आप इन आईपीओ की डिटेल्स को निकाल सकते हैं एंड अच्छे से एनालाइज करने के बाद में अपना डिसीजन भी बना सकते हैं। थर्ड नंबर पे डिस्कस करेंगे कि ये आईपीओ कितने रिस्की होते हैं। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ये आईपीओ रिस्की है या फिर सेफ है। हम लोग इन आईपीओ की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट 3 इयर्स के सारे एसएमई आईपीओ के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने रिस्की ये आईपीओ हो सकते हैं। फोर्थ नंबर का डाउट जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि इन आईपीओ में अप्लाई कैसे किया जाता है। क्या यहां पर सेपरेट डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है? एंड सपोज कीजिए कि आपने इन आईपीओ में अप्लाई कर दिया एंड आपको अलॉटमेंट भी मिल गया, लेकिन इन शेयर्स को किस तरह से सेल किया जाता है? देखिए, यहां पर जो ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं वो बाकी जो नॉर्मल ट्रेडिंग हम लोग करते हैं उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। यहां पर ट्रेडिंग लॉट साइजेस में होती है। सपोज कीजिए कि आपने एक एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया एंड आपको अलॉटमेंट भी मिल गया, लेकिन उन शेयर्स को सेल कैसे करना है? कई बार यह भी देखा गया है कि ये शेयर्स लिस्ट होने के बाद लगातार लोअर सर्किट में आ जाते हैं, तो उन्हें किस तरह से सेल किया जाता है? क्या यहां पर एक डिफरेंट मैकेनिज्म अवेलेबल है कि आप अपने अलॉटेड शेयर्स को आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ही सेल कर सकते हैं? यानी कि प्री ओपन मार्केट में भी क्या इन शेयर्स को सेल किया जा सकता है? उसका क्या मैकेनिज्म होता है उसको भी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप कि आज के वीडियो के बाद में एसएमई आईपीओ को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, यानी कि एसएमई आईपीओ क्या होते हैं एंड ये मेन बोर्ड आईपीओ से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। ये वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी होती है जिनका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच में होता है एंड ये कंपनी अपने को बीएसई एंड एनएसई के एक सेपरेट प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करा सकती है। अब यहां पर एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि एसएमई आईपीओ की आखिर जरूरत क्या है? क्यों ये कंपनीज अपने आप को एज मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करके वहां पर लिस्ट नहीं करा लेती? देखिए, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़, 5000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ तक होता है, उन कंपनीज को फाइनेंसिंग करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, यानी कि पैसा रेज करने में ये कंपनीज ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करती। इनके पास बहुत सारे इजी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है। वो चाहे तो बैंक से इजीली लोन उठा सकते हैं, पब्लिक से पैसा उठाने में भी उन्हें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। आईपीओ लाकर ये कंपनीज पब्लिक से पैसा उठा सकती है। बड़े इन्वेस्टर्स भी यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन ये जो छोटी कंपनीज होती है जिनके मार्केट कैप 25 करोड़ से भी कम होते हैं, उन्हें ये सारी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो इनकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीएसई ने क्या किया कि 2012 में
बीएसई एसएमई नाम से एक सेपरेट एक्सचेंज बना दिया एंड इन कंपनी से कहा कि आप आइए एंड हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को लिस्ट कराइए। ऐसा करने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको सेबी की जो स्ट्रिंजेंट आईपीओ से रिलेटेड रूल्स होती है उन्हें फॉलो नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स भी इन आईपीओ को सेपरेटली ट्रैक कर सकेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि एक नया एक्सचेंज बन गया बीएसई एसएमई नाम से। अब इन आईपीओ की सक्सेस को देखकर एनएससी ने कहा भाई हम भी क्यों पीछे रहे, एसएमई आईपीओ को लिस्ट कराने के लिए एक नया एक्सचेंज बना दिया जिसका नाम रखा एनएससी एमर्ज। तो यहां पर अब इन छोटी कंपनीज के लिए दो प्लेटफॉर्म बन गए, एक बन गया बीएसई एसएमई एंड एक बन गया एनएससी एमर्ज, जहां पर आकर ये कंपनीज अपने आईपीओ को पब्लिक तक पहुंचा सकती है एंड इजीली पैसा भी रेज कर सकती है। अब एक क्वेश्चन इन्वेस्टर के माइंड में जरूर आता है कि इन सेपरेट एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए क्या हमें भी कोई सेपरेट डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो आंसर इज नो। आपको यहां पर कोई भी डिफरेंट डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराना। आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है आप वहीं पर एसएमई आईपीओ में अप्लाई भी कर सकते हैं एंड वहीं पर ट्रेडिंग भी की जा सकती है। चलिए अब क्विकली समझ लेते हैं कि एसएमई आईपीओ एंड मेन बोर्ड आईपीओ में क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले आता है पेड अप कैपिटल। तो एसएमई आईपीओ में वही कंपनीज अप्लाई कर सकती है जिनका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच में होता है। मेन बोर्ड आईपीओ का साइज होता है ग्रेटर देन 10 करोड़, यानी कि अगर किसी कंपनी का साइज 10 करोड़ से ऊपर है तो वो अपने आप को एज अ मेन बोर्ड आईपीओ भी लिस्ट करा सकते। तो व्हाट अबाउट द पेड अप कैपिटल बिटवीन 10 करोड़ एंड 25 करोड़? देखिए यहां पर इन कंपनीज को एक ऑप्शन होता है, वो चाहे तो एसएमई आईपीओ में अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं या फिर एज अ मेन बोर्ड आईपीओ भी लिस्ट करा सकते हैं। लेस देन 10 करोड़ होगा तो डेफिनेटली एसएमई आईपीओ होगा, ग्रेटर देन 25 करोड़ होगा तो डेफिनेटली दे हैव टू अप्लाई एज अ मेन बोर्ड आईपीओ। लेकिन अगर साइज 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच में है तो कंपनीज के पास में ऑप्शन होता है कि या तो एसएमई आईपीओ में लिस्ट कराए या फिर मेन बोर्ड आईपीओ में। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि कंपनीज प्रेफर करेगी कि वो अपने आप को एसएमई के एक्सचेंज में लिस्ट कराए, क्योंकि यहां पर जो रूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सेबी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए एज अ मेन बोर्ड आईपीओ अगर कोई कंपनी अपने आईपीओ को लिस्ट कराना चाहती है तो उसे सेबी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। सेबी के अप्रूवल के बिना ये कंपनीज अपने आप को एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करा सकती। लेकिन एसएमई आईपीओ का केस थोड़ा डिफरेंट होता है, इन्हें सेबी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डायरेक्टली एक्सचेंज को अप्रोच कर सकते हैं। अगर एक्सचेंज ने अप्रूवल दे दी तो वो अपने आईपीओ को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इन कंपनीज को सेबी की रेगुलेशंस को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहां पर मैनिपुलेशन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेबी का कंट्रोल इन कंपनीज पर बिल्कुल भी नहीं होता। अब बात करते हैं आईपीओ एप्लीकेशन साइज की। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है 14,000 से लेकर 15,000 पर लॉट। लेकिन एसएमई आईपीओ के केस में एप्लीकेशन का साइज 1 लाख से ऊपर होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहां पर एप्लीकेशन का अमाउंट इतना बड़ा क्यों रखा गया? तो देखिए एक्सचेंज एंड अथॉरिटीज भी ये चाहती हैं कि छोटे इन्वेस्टर्स यहां पर अप्लाई ना करें, क्योंकि ये आईपीओस बाय इट्स नेचर काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। सबसे पहले तो ये सेबी के कंट्रोल में नहीं होते एंड सेकेंडली ये बहुत ज्यादा छोटी कंपनीज होती है, इनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होते एंड डिफॉल्ट के चांसेस भी काफी हाई होते हैं। इसीलिए अथॉरिटीज ने सोचा कि यहां पर एप्लीकेशन के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाए ताकि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा रिस्क लेकर इन आईपीओ में अप्लाई ना करें। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। वंस अगेन एसएमई आईपीओ में जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड होती है। देखिए जो मेन बोर्ड आईपीओ आते हैं लिस्टिंग के बाद इन कंपनीज को क्वार्टरली सेबी के साथ अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल कराना होता है, लेकिन एसएमई आईपीओ के केस में ये रिक्वायरमेंट सिर्फ हाफ ईयरली होती है। यहां पर क्वार्टरली ऑडिटेड फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एक सेकंड नेगेटिव पॉइंट इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से हो जाता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपको नहीं पता चल पाता कि ये कंपनीज किस तरह से परफॉर्म कर रही है। लिक्विडिटी रिस्क की बात करें तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहां पर काफी हाई लिक्विडिटी रिस्क होता है एज कंपेयर टू मेन बोर्ड आईपीओ, जहां पर लिक्विडिटी की
प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स ज्यादा फेस नहीं करते। आई होप कि अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एसएमई आईपीओ क्या होते हैं एंड वो मेन बोर्ड आईपीओ से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ और भी डिफरेंसेस हैं जो आने वाले पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इन आईपीओस को किस तरह से एनालाइज किया जाए। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक रिसेंट एसएमई आईपीओ के एग्जांपल को लेते हैं, बाहिती रिसाइकलिंग। अगर इस आईपीओ को आपको एनालाइज करना है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां पर मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में जाकर बाहिती रिसाइकलिंग आईपीओ टाइप करना है। यहां पर जो पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी चित्तौड़गढ़ की, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर जनरली आईपीओ से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। यहां पर आपको क्या करना है, नीचे आना है एंड इस सेक्शन पे आपको आईपीओ से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस जो कंपनी सेबी के साथ फाइल करती है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर दो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है डीआरएचपी एंड सेकंड है आरएचपी। अब आरएचपी का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डीआरएचपी का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ड्राफ्ट वाले को हमें इग्नोर करना है एंड सेकंड लिंक पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट होता है जो फाइनली कंपनी सेबी के साथ में फाइल करती है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जहां पर आईपीओ से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट 300 से लेकर 400 पेज तक का भी हो सकता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर दें। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बताने वाला हूं कि कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो आपको एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देखनी है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यूज, कि आईपीओ को लाने के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पर क्या कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आईपीओ को लेकर आ रही है, यानी कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है एंड एक्सपेंशन के लिए उसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। या फिर आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ ओएफएस, यानी कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करना चाहते हैं एंड ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। फंड्स को रेज करने के पीछे अगर कंपनी का मोटिव एक्सपेंशन का है या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है या फिर डेट को रीपे करने का है, तो ये सारे पॉइंट्स तो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ओएफएस है तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको देखनी है वो है अबाउट द कंपनी। यहां पर इंडस्ट्री का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ओवरऑल उस इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है एंड उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या वो रिस्क्स हैं जो कंपनी इस बिजनेस में देखती है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, इस सेक्शन में आपको कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएंगे। कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स किस रेट से ग्रो हुए पिछले कुछ सालों में, साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट की उनके परफॉर्मेंस पे क्या कमेंट्री है, उनकी एनालिसिस क्या है, ये भी आपको यहां पर मिल जाएगी। अब यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी का जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ट्रांसपेरेंट कमेंट्री आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते टाइम मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां से आपको पता चलता है कि कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया एंड कंपनी के बिजनेस का आउटलुक कैसा है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है लीगल एंड अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर कंपनी में कोई भी लिटिगेशन चल रहा है, अगर मैनेजमेंट के ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर कोई लॉ सूट कोर्ट में फाइल हो रखी है तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि लिटिगेशंस की वजह से कंपनी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स में फंस सकती है तो आपको ऐसी कंपनीज को कंप्लीटली अवॉइड करना है। इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मिल जाती है, लेकिन सिंस हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, आप अगर इन 3 से 4 पॉइंट्स को कवर कर लेते हो तो वो आपकी एनालिसिस के लिए सफिशिएंट होगा एंड आप अपना डिसीजन बना पाओगे कि क्या आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। एसएमई आईपीओ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सब्सक्रिप्शन के नंबर्स कैसे हैं। देखिए नॉर्मल आईपीओ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन एसएमई आईपीओ में स्पेसिफिकली आपको ये चेक जरूर करना है कि सब्सक्रिप्शन के नंबर्स कैसे हैं। तो जनरली इन आईपीओ में हम लोग फाइनल डे में ही अप्लाई करेंगे आफ्टर लुकिंग एट द सब्सक्रिप्शन नंबर्स। अगर सब्सक्रिप्शन के नंबर्स स्ट्रांग है या फिर कोई बड़ा एंकर इन्वेस्टर एसएमई आईपीओ में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वो हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि सक्सेस रेट एंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हाउ रिस्की आर दीज आईपीओ।
मैंने इस एक्सेल शीट में पिछले 3 सालों के डेटा को कंपाइल किया है, 2020, 2021 एंड 2022। इस कॉलम में लिस्टिंग डे पे क्या गेन या फिर लॉस हुआ वो आपको मिल जाएगा, एंड इस कॉलम में आपको मिल जाएगा करंट गेन एंड लॉस, यानी कि जिस दिन वो आईपीओ लिस्ट हुआ था वहां से लेकर अब तक वाईटीडी परफॉर्मेंस उस कंपनीज की कैसी रही है। देखिए बहुत सारे लोग आपको सिर्फ इस कॉलम को दिखाएंगे, कॉलम डी को, एंड बोलेंगे कि इन कंपनीज में बहुत बड़े लॉसेस इन्वेस्टर्स को हो जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको ज्यादा वेटेज इस कॉलम पे नहीं देना है। देखिए एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, लिस्टिंग डे पे जो भी गेन या फिर लॉस हो हमें तो वहां से निकल जाना है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि लिस्टिंग डे पे गेन एंड लॉस के पर्सपेक्टिव से इन आईपीओ ने किस तरह से परफॉर्म किया। तो ओवरऑल 2020 में कुल मिलाकर 31 एसएमई आईपीओ आए, उसमें से 19 आईपीओ ने पॉजिटिव लिस्टिंग गेन दिया था, वहीं 12 आईपीओ में नेगेटिव लिस्टिंग गेन देखने को मिला। रेशियो की बात करें तो ये रेशियो निकल कर आता है मोर और लेस 60:40 का। चलिए अब देखते हैं कि 2021 में क्या इस सिनेरियो में कुछ चेंज देखने को मिला या फिर नहीं। तो 2021 में कुल मिलाकर 56 एसएमई आईपीओ मार्केट में आई, उनमें से ऑलमोस्ट 70% आईपीओ में पॉजिटिव लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स को मिले, वहीं 30% आईपीओ में नेगेटिव लिस्टिंग गेन देखने को मिला, यानी कि जो रेशियो 60:40 का था वो अब इंप्रूव होकर 70:30 का हो चुका है। फाइनली 2022 की बात करते हैं। ऑलमोस्ट 98 एसएमई आईपीओ सिर्फ और सिर्फ 2022 में आ चुके हैं, एंड अगर आप रेशियो की बात करें तो 83% आईपीओ में पॉजिटिव लिस्टिंग गेन मिला, वहीं 17% आईपीओ में इन्वेस्टर्स को नेगेटिव लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल चुके हैं। यानी जो सक्सेस रेट्स है एसएमई आईपीओ में वो लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 में 60:40 एंड नाउ 80:20, या फिर अगर रिसेंट के 2-3 आईपीओ को भी यहां पर ऐड कर देंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट 85% सक्सेस रेट निकल कर आता है। देखिए मैं यहां पर करंट गेन एंड लॉस को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे आईपीओ में वाईटीडी बेसिस पे काफी ज्यादा लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर आप गेन की बात करोगे तो कई सारे आईपीओ में 100%, 200%, 500% या फिर इवन रचना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 760% के रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स को मिल चुके हैं। लेकिन हमारा मोटिव यहां पर बहुत ही क्लियर होना चाहिए, अगर आपको एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो आपको यहां पर वेट नहीं करना, आपको बस लिस्टिंग गेन लेना है एंड आपको वहां से निकल जाना है। सेकेंड पॉइंट आता है, चलिए मान ली आपकी बात, लिस्टिंग डे वाले दिन मैं अपने शेयर्स को वहां पर सेल कर दूंगा, लेकिन अगर वहां पर फर्स्ट 15 मिनट्स में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। देखिए सबसे पहले तो आप ऐसे आईपीओस को सेलेक्ट करते हो जहां पर रिस्क कंपैरेटिवली काफी कम होता है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट 50% से ऊपर के गेन वहां पर मिलने की एक्सपेक्टेशन है, तभी आप इन आईपीओ में अप्लाई करते हो। जनरली देखा गया है कि इन आईपीओ में एग्जिट करने में उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, फर्स्ट 15 मिनट्स में वॉल्यूम अच्छा रहता है, आप इजीली वहां से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन मेरे पास इससे एक और भी बेटर ऑप्शन है जो हम लोग लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि लिस्टिंग डे वाले दिन प्री ओपन मार्केट में आप किस तरह से अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं एंड वहां से जल्द वहां से एग्जिट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है, लेकिन वहां पर आने से पहले हम लोग 4th नंबर पॉइंट को कवर करने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई इन दीज आईपीओस, हाउ ट्रेडिंग टेक्स प्लेस एंड हाउ टू सेल अलॉटेड शेयर्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इन आईपीओस में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। देखिए ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मली जिस तरह से आप अपने नॉर्मल आईपीओस में अप्लाई करते हो ठीक कुछ उसी तरह यहां पर भी अप्लाई किया जाता है। कुछ डिफरेंसेस है जो मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। एक जो मेजर डिफरेंस है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहां पर जो एप्लीकेशन की अमाउंट होती है वो ग्रेटर देन 1 लाख होती है, यानी कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप लॉट साइज की बात करोगे तो जनरली वो 3000, 4000 इस तरह से लॉट साइज होते हैं। सेकेंडली यहां पर अप्लाई किस तरह से किया जाता है, जैसे आप नॉर्मल आईपीओ में अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, यहां पर भी कुछ उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। आई थिंक एक डिफरेंस यहां पर जो आता है, यहां पर आपको कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, जो भी प्राइस पे वो आईपीओ इशू हुआ है वही प्राइस आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड उस आईपीओ में अप्लाई कर देना है। अब आईपीओ में अप्लाई करने के 2 मोड होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। एक मोड होता है नेट बैंकिंग यानी कि एसबा, एंड सेकेंड मोड होता है यूपीआई के थ्रू, जहां पे आपको मैंडेट को अप्रूव करना पड़ता है। तो मैं प्रेफर करता हूं नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करने का किसी भी आईपीओ में, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। यूपीआई के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके पास में मैंडेट आते ही नहीं है
एंड वो आईपीओ का टाइम भी ओवर हो जाता है एंड अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन गो थ्रू ही नहीं हो पाती। लेकिन जब नेट बैंकिंग से आप अप्लाई करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ती। यहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मोड सूट करता है, उसके हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हो। एक और पॉइंट क्विकली यहां पर क्लैरिफाई कर देता हूं, जो बहुत लोगों के मन में ये डाउट आता है कि अगर नेट बैंकिंग से अप्लाई करते हैं तो वो जो शेयर्स हमें मिलते हैं वो आखिर कहां जाते हैं। आप चाहे यूपीआई से अप्लाई करो या फिर नेट बैंकिंग एक्सबा से अप्लाई करो, शेयर्स तो आपके डीमैट अकाउंट में ही क्रेडिट होने वाले हैं। जब आप नेट बैंकिंग से अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको डीमैट आईडी को फिल करना पड़ता है, यानी कि जब अलॉटमेंट होती है तो वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होती है। वहीं से आप उन शेयर्स को सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। सपोज कीजिए हमने आईपीओ में अप्लाई किया एंड हमें शेयर्स अलॉट भी हो गए, लेकिन यहां पर ट्रेडिंग किस तरह से होती है तो देखिए यहां पर जो ट्रेडिंग होती है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये ट्रेडिंग होती है लॉट साइजेस में। यहां पर कोई भी पार्शियल शेयर्स आप ना परचेज कर सकते हो ना ही सेल कर सकते हो। सपोज करो आपने भारतीय रिसाइकलिंग आईपीओ में अप्लाई किया एंड आपको 3000, जो कि इस आईपीओ का लॉट साइज था, आपको 3000 शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अब आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपको ये सारे के सारे 3000 शेयर्स को एक साथ में सेल करना पड़ता है। यहां पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता कि आपने पार्शियल शेयर्स को सेल कर दिया एंड पार्शियल क्वांटिटी को रख लिया कि भाई अगर प्राइस और ऊपर गया तो मैं वहां पर इसको सेल कर दूंगा। जी नहीं, वो ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलता। यहां पर जो भी ट्रेडिंग होती है वो लॉट साइजेस में होती है। यहां पर लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स फेस करते हैं, क्योंकि अगर किसी बायर को परचेज करना है तो उसे 3000 क्वांटिटी में खरीदना होगा, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट एक गो में। अगर आप बहुत छोटे एंड नए इन्वेस्टर्स हैं एंड आपकी रिस्क एपेटाइट परमिट नहीं करती तो डेफिनेटली आपको एसएमई आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। आई होप कि आईपीओ में किस तरह से अप्लाई करना है एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बचा है आप कमेंट सेक्शन में पिंग करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए अब फाइनली डिस्कस करते हैं कि अगर हमें शेयर्स आईपीओ में अलॉट होते हैं तो उसे प्री ओपन मार्केट में, यानी कि लिस्टिंग से ठीक पहले, किस तरह से हम अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। देखिए कोई भी आईपीओ जिस दिन लिस्ट होता है उससे ठीक पहले 9 AM से लेकर 9:45 AM तक एक प्री मार्केट चलता है जहां पर आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ एसएमई आईपीओ के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल आईपीओ के लिए भी एप्लीकेबल है। नॉर्मल आईपीओ के केस में भी अगर आपको रिस्क लगता है, आपको लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी यहां से एग्जिट करना चाहता हूं, तो आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि आप प्री ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को एग्जिट कर सकते हो। देखिए अभी फिलहाल मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है इस टॉपिक पे, अगर आप चाहो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जब भी मेरे पास में आईपीओ में शेयर्स कुछ अलॉट होंगे, चाहे वो एसएमई हो या फिर नॉर्मल हो, मैं ट्राई करूंगा आपको ये पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने का। अब बिकॉज मेरे पास कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्विकली मैं आपको मैकेनिज्म क्या होता है प्री ओपन मार्केट में सेल करने का एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिलेगी तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि उन शेयर्स पे एक सेल ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब वो सेल ऑर्डर को किस तरह से प्लेस किया जाता है, आपको सबसे पहले गूगल में जाना है, यहां पर आपको टाइप करना है NSE प्री ओपन मार्केट। अब जो पहली वेबसाइट आपको यहां पर मिलती है उस पर आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी यहां पर आपको न्यू लिस्टिंग करके एक टैब देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करने पर जो भी आईपीओ उस दिन लिस्ट होने वाले हैं उसकी लिस्टिंग मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बायती आईपीओ लिस्ट हो रहा है तो आपको बायती रिसाइकलिंग आईपीओ देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक इक्विलिब्रियम प्राइस देखने को मिलेगा। ये वो प्राइस है जिसके ऊपर जनरली आपके शेयर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे 9:45 तक। अगर आप इस प्राइस पर लिमिट ऑर्डर को सेट करते हो एंड 9:45 तक अगर सेम प्राइस बना हुआ रहता है तो आपके शेयर्स उस प्राइस पर एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। आपको इक्विलिब्रियम प्राइस पे लिमिट ऑर्डर को प्लेस नहीं करना है, आपको प्लेस करना है जो भी उस शेयर का लोअर सर्किट है उस प्राइस पे आपको लिमिट ऑर्डर सेट कर लेना है। सपोज कीजिए कि इश्यू प्राइस एक आईपीओ का था 100 रुपए, यहां पर अब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है लिस्टिंग वाले दिन चल रहा है 150 रुपीज, यानी कि 50% का गेन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस दिन पे, ठीक है। लेकिन आप इस 150 रुपीज पे अपने ऑर्डर को प्लेस नहीं करोगे, आपको प्लेस किस पे करना है, इससे काफी नीचे। मोस्ट लाइकली आपको क्या करना है, जो भी लोअर सर्किट प्राइस होता है वहां पे आपको इसको प्लेस करना है। वो प्राइस हो सकता है कि 80 रुपीज पे आ रहा हो, तो आपको उस प्राइस पे अपना लिमिट ऑर्डर सेट कर लेना है। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने 80 रुपीज पे सेट किया एंड सपोज करो कि आईपीओ 150 पे ओपन हुआ, तो क्या हमारा ऑर्डर 80 रुपीज पे एग्जीक्यूट हो जाएगा? आंसर इज नो।
आपका ऑर्डर 80 रुपीज पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका ऑर्डर 150 रुपीज पे ही एग्जीक्यूट होगा। आप एक्सचेंज को ये ऑर्डर दे रहे हो कि मेरे शेयर्स 80 रुपीज या फिर उससे ऊपर जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल हो उस पे मेरे शेयर्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। लिमिट ऑर्डर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने जिस प्राइस पे ऑर्डर को सेट किया है उस प्राइस पे आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, जी नहीं। सपोज कीजिए कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज होते होते 125 पे सेटल होता है अराउंड 945, तो 945 पे ही आपके सारे शेयर्स जितने भी आपने लगाए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो ये जो मैकेनिज्म है प्री ओपन मार्केट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको ये ट्राई करना है कि प्री ओपन मार्केट में ही अपने शेयर्स को एग्जिट करके सेफली वहां से निकल जाना है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक पे बना दूंगा कि किस तरह से आप अपने शेयर्स को प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो विद अ लाइव एग्जांपल। आई होप एसएमई आईपीओ से रिलेटेड अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स बचा हो तो पिंग करके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।